छात्रों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल आशीष सर सीतापुर में। आइए हम चर्चा करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अर्थात अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे। निरक्षीय का मतलब होता है जो अक्ष पर नहीं होती है। यहाँ देखेंगे, सबसे पहले चित्र देखेंगे। मान लिया यहाँ पर एक बिंदु है ए और एक बिंदु है कौन सा बी, यानी ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर -Q तथा +Q दो बिंदु आवेश क्या हैं स्थित हैं। या इधर प्लस कर देते हैं और इधर माइनस कर देते, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये -Q है और ये +Q है और इसके बीच की दूरी कितनी है 2L और इसका मध्य बिंदु कौन है O। तो यहाँ पर जितना हम थ्योरी बनाते रहेंगे उतनी लिखते रहेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर -Q तथा +Q दो बिंदु आवेश रखे हुए हैं। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर -Q तथा +Q दो बिंदु आवेश रखे हुए हैं तथा इसके बीच की दूरी कितनी है 2L है, यानी अल्प दूरी है ये। ठीक, अब क्या करेंगे, तथा इसके मध्य बिंदु O से, जब मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, यहाँ लिखेंगे तथा इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर स्मॉल r दूरी पर। अब देखो ये पूरी टोटल 2L है तो इतनी L हो जाएगी, इतनी इधर की भी L हो जाएगी। स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु कौन स्थित है P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है। P स्थित है, यहाँ पर हमने P इसको रख दिया है जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 या Q0 रखा हुआ है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमने रख दिया है P और यहीं पे हम रखेंगे Q0 को। आप देखो प्लस वाला क्या करेगा, प्लस वाले पर क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यानी इसको जब लगाएगा तो बल लगाएगा इस साइड को, यहाँ तीव्रता लगाएगा E1। और ये माइनस वाला क्या करेगा, माइनस वाला इसको खींचेगा अपनी तरफ, माइनस वाला प्लस वाले परीक्षण आवेश को अपनी तरफ खींचेगा E2 तीव्रता से। अच्छा, यहाँ पे ये परिणामी होगा। तो एक बात सोचो, ये जो है इसको जो ऊपर बढ़ाएंगे ऐसे तो ये हो जाएगा लंबवत घटक और ये हमारा हो गया कौन थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। अच्छा, एक चीज़ हम तुमको अलग समझाएंगे इधर साइड में कि यहाँ देखिए इस तरीके से अगर कोई है और यहाँ पर बीच में कोई है, अगर यहाँ पर E है और ये थीटा है तो जिसके साथ थीटा होता है तो उसके साथ लिखा जाता है cos थीटा। इसको कहते हैं क्षैतिज घटक और इसका नाम होता है जिसमें थीटा नहीं जिस लाइन में ऐड होता है उसको कहते हैं साइन थीटा। लेकिन E जो है इसके साथ लग जाता है E cos थीटा और ये यहाँ पे E साइन थीटा। तो वही चीज़ यहाँ पे इस साइड में देखो, थीटा जिस लाइन से जुड़ा हुआ इसका नाम देंगे क्या, जब ये E1 है तो इसका नाम रहेगा E1 cos थीटा, और जो दूर है थीटा जिसमें नहीं ऐड है जो लंबवत है उसका नाम देंगे E1 साइन थीटा। ऐसे ही इसमें भी ये देखो तीन लाइनें हैं,
तो इसमें क्या ये थीटा जुड़ा हुआ है, इसलिए इस लाइन का नाम होगा E1 मतलब E2 cos थीटा, ये E2 था ना इधर, और इसका दूर वाली का नाम होगा E2 sin थीटा। आगे चलते हैं, थ्योरी हमने इतनी लिखी रखी है। आप सीधा लिखेंगे कि प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये कितनी होगी? प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या नाम है? E1। यहाँ लिखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यों बटे दूरी कितनी है? दूरी B से लगा करके P तक की दूरी है BP। जब यहाँ लिखेंगे BP का स्क्वायर और दिशा लिखेंगे कि किधर से किधर को तीव्रता लगेगी, तो इधर देखो धक्का दे रहा है ना B से P की ओर, या BP दिशा में लिख सकते हैं। तो BP दिशा में ये हो गई। अब हमको निकालनी है BP दूरी, तो हम एक त्रिभुज लेंगे। देखो ये BP दूरी कैसे निकल पाएगी? ये BP दूरी देखो, ये एक त्रिभुज दिख रहा है, ये लंबवत है, यहाँ 90 डिग्री का कोण है, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ये तो दूरी स्मॉल r दी हुई है और ये यल है। जब ये निकल आएगी तो त्रिभुज POB में इसमें निकालेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज POB में पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है? BP, तो BP का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब है आपके सामने OP का वर्ग, और आधार कितना है? आधार आपके सामने है OB, जब OB का वर्ग। तो ये कितना आएगा? OP कितना था? R, तो R स्क्वायर, और OB कितना था? L, तो L स्क्वायर। तो BP कितना आ गया? BP स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसी प्रकार इधर भी ज़रूरत आगे पड़ेगी। इसी प्रकार POA में, इसी प्रकार त्रिभुज POA में इसमें भी हमको आवश्यकता पड़ेगी AP स्क्वायर की, तो AP स्क्वायर भी इतना ही आएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब बढ़ते हैं आगे। जब इसमें रख देंगे तो तीव्रता कितनी आएगी? तीव्रता आएगी E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटे, जहाँ BP स्क्वायर था वहाँ पे कितना लिख देंगे? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे इसी प्रकार, अब माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये कितनी आएगी? E2 बराबर ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटे। अब देखिए माइनस क्यों के कारण, माइनस क्यों क्या करेगा? P को अपनी तरफ खींचेगा, यानी P से A की तरफ जो है तीव्रता लगेगी, और बीच की दूरी कितनी है? AP, तो ये हो जाएगी AP स्क्वायर। तो यहाँ पे दिशा लिखेंगे तो P से A की ओर, PA की ओर या PA दिशा में, ठीक। अब देखो ये फार्मूला तो पता ही होगा, तीव्रता पढ़ा चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटे R स्क्वायर, R मतलब दूरी स्क्वायर। तब यहाँ रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटे AP स्क्वायर। AP का मान अभी हमने जो है फाइंड किया था यहाँ पे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ रख देंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ये आ गई E2। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे कि तीव्रता E1 को समकोणिक घटकों में वियोजित करने पर जो हमने समझाया था वही लिखना है। ये देखो तीव्रता E1 है, तो इसको समकोणिक घटकों में वियोजित करेंगे, तो ये ऊर्ध्वाधर घटक आएगा और ये क्षैतिज घटक आएगा।
जब यहाँ लिख देंगे कि क्षैतिज घटक क्या आया था, E1 cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक मतलब लंबवत वाला घटक खड़ा वाला, तो ये हो गया E1 sin थीटा। इसी प्रकार E2 को समकोणिक घटकों में वियोजित करने पर तो इसमें भी क्या आएगा, क्षैतिज घटक आएगा, वो होगा E2 cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक कितना आएगा, E2 sin थीटा। ये देखो जब E2 को तोड़ा गया, ये था E2, तो इधर आ गया था E2 sin थीटा और इधर E1 cos थीटा, ये पड़ी थी और ये खड़ी रेखा थी। जब चित्र में समझेंगे, देखो E1 sin थीटा जो है और E2 sin थीटा, ये आमने सामने, जितना E1 sin थीटा उधर को खींच रहा है उतना E2 sin थीटा इधर को खींच रहा है। जब ये परिमाण में समान तथा प्रकृति में जो है परिमाण में समान है, इसलिए दोनों तरफ विपरीत दिशाएं बल लगा रहे हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो किसके कारण निकलेगी, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, एक ही तरफ है तो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये क्या आएगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। साइन वाले तो नष्ट हो गए। चूँकि हमको पता है एक चीज़, हमने यहाँ पे देखो E1 निकाला, जब भी E1 कितना आया था, E1 भी हमारे पास 1/4 साइलन 0 Q/r² प्लस L² आया था। E2 भी इतना ही आया, 1/4 साइलन 0 Q/r² प्लस L², यानी E1/E2 बराबर है। चूँकि E1 बराबर E2 समीकरण 1 व 2 से हमको क्या है, स्पष्ट है। जब हम क्या कर लेंगे, E बराबर E1 cos थीटा जो लिखा है, फिर E2 को भी हम क्या कर देंगे, E1 ही कर देंगे, या तो फिर E1 को E2 कर लें, तो ये हो गया। तो सेम है तो जुड़ जाएगा 2E1 cos थीटा। अब ज़रूरत पड़ेगी किसकी, cos थीटा की, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, कोई भी एक समकोण त्रिभुज वही ले लेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज POB, तो त्रिभुज POB में अगर हम cos थीटा निकालेंगे, cos थीटा आपने पढ़ रखा होगा आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है, यहाँ पे आधार है L और कर्ण कितना है, यहाँ पे कर्ण आ चुका है पहले से, यही तो कर्ण था, AP² R² प्लस L²। अगर हम यहाँ से AP निकालें तो √R² प्लस L², यही कर्ण है। तो इसको हम लिख लेंगे, आधार कितना था, आधार है L और कर्ण कितना है R² प्लस L²। तो ये यहाँ से cos थीटा भी निकल गया। अब आगे चर्चा करेंगे, इसमें केवल और केवल मान पुट करने हैं। चलो करते हैं पुट। यहाँ पर देखेंगे कि E बराबर E1 cos थीटा 2E1 cos थीटा, तो 2 हो गया। E1 का मान 1/4 साइलन 0 Q/r² प्लस L², cos थीटा का L/r² प्लस L² का अंडर था, अंडर का मतलब होता है 1/2 घात। अब 1/4 साइलन 0 अलग लिख लेंगे, इंटू Q इंटू 2 और L एक पास करके लिख लेंगे, Q इंटू 2L अपान R² प्लस L² की घात कितनी हो जाएगी, देखो एक घात इसकी है, आधी घात इसकी है, यानी 2 1 कम 2 1 3/2, गुणे में घातें जुड़ती हैं तो ये जुड़ जाएंगी, 3/2 हो जाएंगी। हम एक चीज़ और जानते हैं कि द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव गुण P बराबर Q इंटू 2L, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/4 साइलन 0 और इसको लिख देंगे P वेक्टर P इक्वल टू, तो P/r² L² में से भी देखेंगे कि R जो है वो बड़ा है L से, R² भी बड़ा है L² से, तो L² को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे केवल रहेगा R² की घात 3/2। अब R बड़ा कैसे है, यहाँ पे देख लीजिए, R जो है कम से कम इतना बड़ा है, अकेले है, और L कितना है, छोटा है इससे, इसलिए इसको हम लोग नगण्य मान लेंगे और ऐसे
कर देंगे, फिर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 1/4πε0 P अपान क्या बचा, r³। यह आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसमें, निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय और निरक्षीय। अब हम अगर संबंध देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि ई अक्षीय स्थिति में क्या था, तो 1/4πε0 2p/r³ था, ये था। और निरक्षीय में देखेंगे तो क्या आया है, ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 p/r³। इस तरीके से दोनों को याद कर सकते हैं। अगर हम इनको भाग कर दें तो ई अक्ष बटे ई निरक्ष, ई अक्ष बटे ई निरक्ष बराबर कितना आएगा, 1/4πε0 2p/r³, नीचे 1/4πε0 p/r³। देखो ये सब पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2p/r³ इंटू r³ ऊपर चला जाएगा नीचे वाला वेक्टर p नीचे, जब p कैंसिल होगा r³ भी कैंसिल हो गया, तो क्या आया, ई अक्ष बटे ई निरक्ष बराबर 2। अब किसी का भी अगर मुझे मान निकालना है, अक्ष का निकालना, निरक्ष का पता है तो इस फार्मूले से निकल आएगा, निरक्ष का निकालना है, अक्ष का पता हो जब निकल आएगा, एक दोनों में से एक दिया हो। तो ये वीडियो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।